Okay. नमस्कार साथियों, मैं रितेश कुमार। कल जो सेशन पढ़ाए थे ज्योग्राफी का, उससे हम लोग आगे कुछ चलेंगे। थोड़ा मेरा तबीयत सही नहीं है, तो सर्दी खांसी का मौसम चल रहा है। मौसम चेंज हो रहा है, तो इसमें थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा आप लोग भी बच के रहने के लिए। तो कल हम लोग कुछ पढ़े थे, कहाँ तक पढ़े थे देखते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कल संवहनीय मेखला, जो कि सूर्य का जो पार्ट है, आंतरिक संरचना है, उसके बारे में हम लोग कुछ कल पढ़े थे। तो उसमें पढ़े थे कनेक्टिव कन्वेक्शन जोन संवहनीय मेखला पढ़े थे। तो एक बार मैं चित्र को फिर से दोबारा बना लेता हूँ। ये क्या था हम लोगों का? तो ये सूर्य का आंतरिक संरचना है। एक फिगर के अनुसार भी हम आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये हमारा सूर्य का आंतरिक संरचना है। ये हमारा सूर्य का आंतरिक संरचना है। तो एक तो ये हमारा सूर्य का आंतरिक संरचना था, कल जो मैंने पढ़ाया था। तो कोर था, कोर के बाद रेडिएटिव जोन था, कन्वेक्शन जोन था, उसके बाद फोटोस्फीयर था, क्रोमोस्फीयर था, और क्या था? कोरोना था या क्रीट था। तो ये हमारा
6 जोन था जो सूर्य का आंतरिक संरचना में ये भाग होता है आंतरिक संरचना का। तो यहाँ पे देखिए एक कोर हो गया ये हमारा, तो इसको हम कोर बोलेंगे, इसको हम कोर बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन ऐसे नहीं होगा। ये हो गया रेडिएटिव जोन यानी 2 नंबर। और 3 नंबर में क्या होगा हमारा, 3 नंबर में, 3 नंबर क्या था हमारा, कन्वेक्शन जोन था। क्या था, कन्वेक्शन जोन था। ये हमारा, ये कन्वेक्शन जोन है। और क्या है ये, 4 नंबर में फोटोस्फीयर है। फोटो फोटोस्फीयर है। और 5 नंबर में क्या है, क्रोमोस्फीयर। और क्या है, 6 नंबर में कोरोना है। ये हमारा सूर्य का आंतरिक संरचना है, जो कि सूर्य का आंतरिक संरचना है, और आंतरिक संरचना में इसे 6 भागों में बांटा गया है, और 6 भागों का ये हमारा नाम है। फर्स्ट में कोर है जिसे केंद्र बोलते हैं, और सेकंड में क्या है, रेडिएटिव जोन है, वर्णमंडल, और कन्वेक्शन जोन है थर्ड में, और फोटोस्फीयर है, और क्रोमोस्फीयर है, और क्या है, कोरोना है। तो ये हमारा 6 भाग है आंतरिक संरचना का। इसमें से हम कल कुछ लिखवा दिए थे। तो आंतरिक संरचना में हमारा देखिए, ये जो आंतरिक भाग जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा आंतरिक भाग जो व्हाइट दिखाई दे रहा है, इसी को इनर कोर बोलते हैं। इनर कोर या केंद्र बोले या कोर बोलेंगे इसको। और उसके बाद वाला जो पार्ट है, उसके कोरोना के ना कोर के बाहरी जो भाग है, उसको क्या बोलते हैं, रेडिएटिव जोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेडिएटिव जोन बोलते हैं उसके। और रेडिएटिव जोन के जो बाहरी वाला भाग है, उसको कन्वेक्शन जोन बोलते हैं। उसको कन्वेक्शन जोन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन जोन बोलते हैं। और कन्वेक्शन जोन के जो बाहरी वाला पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर बोलते हैं। और फोटोस्फीयर के जो बाहरी वाला भाग है, उसको क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। और क्रोमोस्फीयर के बाहरी वाला जो भाग है, कोर बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं, सॉरी कोरोना बोलते हैं। तो हम लोग कल कहाँ तक लिखे थे, तो कल हम लोग लिखे थे फोटोस्फीयर तक। कहाँ तक लिखे थे, शायद 3, ये हम लोग लिखे थे कन्वेक्शन जोन तक लिखे थे। कन्वेक्शन जोन तक शायद हम लोग कल लिखे थे। नहीं, कन्वेक्शन, हाँ कन्वेक्शन जोन तक हम लोग कल लिखे थे, जो कि कन्वेक्शन जोन यानी समवनीय मेखला इसको बोलते हैं, समवनीय मेखला इसको बोलते हैं। तो यहाँ तक हम लोग कल लिख लिए थे। और आज हम लोग लिखेंगे फोटोस्फीयर के बारे में, कि फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल में क्या क्या होता है, इसकी, इसमें क्या चीज पाया जाता है, ये चीज हम लोग देखते हैं।
फोटोस्फीयर में क्या क्या चीज पाया जाता है? तो यह एक मतलब प्रकाश मंडल है। प्रकाश मंडल में यह एक समोहनीय क्षेत्र है। समोहनीय क्षेत्र का बाहरी भाग है, सॉरी, यह समोहनीय क्षेत्र का बाहरी भाग है। फोटोस्फीयर क्या है? तो कन्वेक्शन जोन यानी समोहनीय क्षेत्र का ये बाहरी भाग है। इसका ये बाहरी भाग है। इस परत की मोटाई कितनी है? फोटोस्फीयर की मोटाई कितनी है? तो ये 500 किलोमीटर, इसकी ज्यादा मोटाई नहीं है, 500 किलोमीटर ही मोटाई है। और क्या है इसमें? यह सूर्य का वह बाहरी सतह है। यह सूर्य का मतलब जो सूर्य है, सूर्य के जो 6 डिवाइड में आंतरिक संरचना को सिक्स भाग में बांटे हैं, 6 भाग में। तो जिसमें फोटोस्फीयर है वह भाग है, वह बाहरी सतह है, जिसे हम इसको हम देख सकते हैं। इसी को हम लोग, जो भी हम लोग देखते हैं सूर्य का बाहरी जो भाग है, इसी को हम लोग देख सकते हैं। और किसी भाग को हम लोग, सूर्य के किसी भाग को नहीं देख सकते हैं। यहीं से प्रकाश निकलता है, फोटोस्फीयर से ही प्रकाश निकलता है। यहीं से प्रकाश निकलेगा, जो कि ये हमारा रहा प्रकाश मंडल। ये हमारा प्रकाश मंडल, तो यहीं से प्रकाश निकलता है। इसका तापमान होता है 5000 डिग्री से 6000 डिग्री के बीच में रहता है। तो और यहीं पे क्या पाया जाता है? यहीं पे क्या पाया जाता है? जो यह क्षेत्र है फोटोस्फीयर, यहाँ पे कुछ काले, इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है? इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है? कुछ दानेदार धब्बे पाए जाते हैं। कुछ दानेदार धब्बे पाए जाते हैं सूर्य के इस क्षेत्र में, जो है फोटोस्फीयर में कुछ दानेदार धब्बे, जैसे कि ये हमारा दानेदार धब्बा हो गया। और एक चित्र देखते हैं, दानेदार धब्बे पाए जाते, जैसे मतलब ऐसी जो घटनाएं हैं देखी जाती है, दानेदार धब्बे जैसी घटनाएं देखी जाती है। तो इसमें क्या होता है कि अभी कि इस मंडल के प्रकाश के कुछ रंग अवशोषित हो जाता है। इस जो धब्बे हैं, ये जो धब्बे हैं, ये जो धब्बा होता है ना, तो ये क्या करता है कि इस मंडल में जो प्रकाश होता है, इस प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। इसे सौर कलंक, मतलब सौर कलंक, इसी को सौर कलंक कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सौर कलंक, या सौर कलंक, ये सौर कलंक बोलते हैं इसी को, जो ये काले धब्बे जैसे दिखाई देते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि चुंबकीय तूफान उत्पन्न होता है। यहीं पे प्रकाश मंडल में ही चुंबकीय तूफान उत्पन्न होता है। इस कारण यहाँ से प्रकाश नहीं निकल पाता है, जिससे कि ये जो काले धब्बे हैं, यहाँ पे क्या होता है कि चुंबकीय क्या होता है, चुंबकीय तूफान उठता है। चुंबकीय तूफान जैसा उठेगा। और जब चुंबकीय तूफान तूफान उठेगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये तो ब्लैक ब्लैक है, तो यहाँ से क्या होगा कि ये प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, बाहर जाने ही नहीं देगा। तो ये बाहर जाने ही नहीं देगा, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? चुंबकीय तूफान निकलता है, तो इस कारण यहाँ से प्रकाश नहीं निकलता है, तो इसे सन स्पॉट, या क्या बोलेंगे, सौर कलंक बोलेंगे। सौर कलंक, या इसे बोलेंगे सौर कलंक, या क्या बोलेंगे इसे? सन स्पॉट बोलेंगे। तो यहाँ तक हम लोग कुछ लिख सकते हैं। लिखने के बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी? फोटो स्फीयर।
इसे क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर बोलते हैं या प्रकाश मंडल बोलेंगे इसको। इसे प्रकाश मंडल बोलेंगे। तो यह क्या, ये कहाँ पाया जाता है? तो संवहनीय, जो संवहनीय मेखला है, संवहनीय मेखला है, तो उस क्षेत्र, संवहनीय मेखला के बाहरी क्षेत्र में ये पाया जाता है। तो इसको लिख सकते हैं। कभी कभी ये चीज आता है कि जो प्रकाश मंडल है कहाँ पाया जाता है, तो प्रकाश मंडल को हम लिख सकते हैं कि संवहनीय मेखला के बाहर पाया जाता है। तो वो नेट जीआरएफ में आता है। जैसे कि ये चीज लिखने की हम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि जो नेट जीआरएफ का तैयारी करेगा तो उसमें ये कुछ आ सकता है, लेकिन बट ऐसे जनरल जनरल जो एग्जाम होते हैं उसमें नहीं आता है। जो कि ज्योग्राफी के लेवल का जो एग्जाम होगा था कि स्पेशल ज्योग्राफी में ही हो, जैसे कि नेट जीआरएफ हो, या जैसे हो गया प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, तो उसमें ये चीज आता है कि प्रकाश मेखला कहाँ पाया जाता है, किस किन 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 के बीच पाया जाता है। तो ये फोटोस्फीयर का भी नाम दे देगा उसमें। और क्या दे देगा? तो ये सब चीजें आप लोगों को देते रहेगा। तो ये दे देगा आप लोगों को कि समवहनीय जोन कहाँ पाया जाता है। तो आप लोगों को ये दे देगा फोटोस्फीयर कहाँ पाया जाता है, फोटोस्फीयर कहाँ पाया जाता है। तो ये दे देगा कन्वेक्शन जोन दे देगा, और कन्वेक्शन जोन के आगे क्या दे देगा, और क्रोमोस्फीयर क्या, ये नाम दे देगा। क्रोमोस्फीयर या कन्वेक्शन जोन के बीच में ये पाया जाने वाला एक पट्टी है। ऐसे करके ये नेट जीआरएफ का एग्जाम में ये देते रहता है। तो वहां तक हम लोगों को नहीं पहुंचना है, बट एक लाइन हम लिख सकते हैं इसमें कि यह फोटो यह संवहनीय मेखला क्षेत्र से बाहरी परत में पाया जाता है। लिख देते हैं। संवहनीय मेखला क्षेत्र के बाहरी परत है। और क्या लिख सकते हैं? यह कि इसकी मोटाई कितनी होती है। तो इसकी मोटाई कितनी होती है? तो इसकी मोटाई हो जाती है 500 किलोमीटर। इसकी मोटाई कितनी हो जाती है? मोटाई कितनी हो जाती है इसकी? मोटाई तो 500 किलोमीटर तक ये मोटा होता है। और क्या होता है? ये सूर्य का वह बाहरी क्षेत्र है, यह सतह है जिसे हम देख सकते हैं। इस क्षेत्र को हम आंखों से देख सकते हैं। तो लिख सकते हैं। देख सकते, इसे हम देख सकते हैं। और क्या होता है इसमें? इस यहीं से प्रकाश निकलता है, यहाँ से प्रकाश निकलता है। इसका तापमान लगभग कितना होता है? इस क्षेत्र से प्रकाश निकलता है, इसी क्षेत्र से प्रकाश निकलता है। इसे हम इसे हम देख सकते हैं। क्या होता है कि जिसे हम देख सकते हैं। जो प्रकाश आता है, तो प्रकाश को तो हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। यहीं से प्रकाश निकलता है और हम इसे देख सकते हैं। ठीक है। चाहे ऊपर में तो यहाँ से सूर्य से बाहरी सतह है जिसे हम देख सकते हैं, यह प्रकाश निकलता है, तो इसको जरूरत नहीं है यहाँ पे लिखने की, जब वहां लिख दिए तो।
तो इसका तापमान कितना होता है, तापमान का कितना होता है यहाँ, इस क्षेत्र का यहाँ तापमान कितना होता है, 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होता है। तो फोटोस्फीयर शब्द का ही अर्थ क्या होता है कि फोटो मतलब प्रकाश और स्फीयर मतलब गोला। तो फोटो प्रकाश का ये गोला इसको बोल सकते हैं, प्रकाश का गोला या प्रकाश मंडल इसको बोल सकते हैं। तो फोटोस्फीयर का नाम ही है प्रकाश का, फोटोस्फीयर का मतलब ही होता है, फोटो मतलब प्रकाश और स्फीयर मतलब गोला। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं इसको कि इस मंडल में क्या होता है कि इस मंडल में क्या होता है कि प्रकाश के कुछ रंगों का अवशोषण हो जाता है। इस मंडल में मतलब कि फोटोस्फीयर में क्या होता है, फोटोस्फीयर में प्रकाश के कुछ रंगों का जो प्रकाश सात रंग से बन के मिला होता है, जो व्हाइट जो उजला प्रकाश होता है, तो उसमें कुछ रंगों का यहाँ पे अवशोषण हो जाता है। अब देखते हैं सौर कलंक के बारे में कि यहीं पे इसी क्षेत्र में सौर कलंक जैसी घटनाएं घटती है। तो इस क्षेत्र में सौर कलंक जैसी घटनाएं घटती है, तो जिसे तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि सौर कलंक प्रकाश मंडल में पाए जाते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो घटनाएं की जरूरत नहीं है, ये ऐसे लिख सकते हैं कि इस क्षेत्र में यह सौर कलंक प्रकाश प्रकाश मंडल में पाए जाते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसी क्षेत्र में सौर कलंक पाए जाते हैं जो काले धाबे जैसे दिखाई देते हैं, जो काले जिसे काले धाबे जैसे दिखाई देता है ये। तो आप लोगों को चित्र के अनुसार दिखाए थे और एक चित्र और दिखाएंगे इसको। यहाँ पर चुंबकीय तूफान, यहाँ पे क्या होता है कि चुंबकीय तूफान उत्पन्न होता है, इस कारण यहाँ से प्रकाश नहीं निकल पाता है। तो यहाँ पे एक और लाइन जोड़ सकते हैं, यहाँ चुंबकीय तूफान उत्पन्न होता है। यहाँ पे चुंबकीय तूफान उत्पन्न होता है, इस कारण सूर्य का तापमान कम हो जाता है, इस कारण
देखिए क्या होता है कि जब ये चुंबकीय तूफान उठेगा ना, तभी यहाँ का तापमान कम होगा। तो ज्यादा ज्यादा होगा तो ज्यादा तापमान कम होगा, और कम होगा तो कम तापमान, मतलब कि ज्यादा तापमान बढ़ेगा। यदि इसका चुंबकीय तूफान जब उठेगा ज्यादा, तो वहां पे तापमान कम हो जाएगा, और चुंबकीय तूफान कम उठेगा तो वहां पे ज्यादा तापमान, कारण वहां तापमान ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा तो चुंबकीय तूफान है किस क्षेत्र में उठता है, तो ये सौर प्रकाश मंडल में उठता है। सौर मंडल के इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, मतलब कि सौर कलंक इसी क्षेत्र में पाया जाता है, जिसे काले धब्बे जैसे दिखाई देते हैं। यहाँ यहीं पे प्रकाश मंडल में चुंबकीय तूफान उत्पन्न होता है। इस कारण इस क्षेत्र में सूर्य का तापमान कम हो जाता है। जब जब ज्यादा होगा या जब चुंबकीय तूफान उठेगा, तभी ये मतलब कि तापमान सूर्य का कम होगा, वरना ऐसे इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या होगा कि कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो और यहाँ पे लिख सकते हैं कि चुम ये तो आप लोगों को बताया है कि चुंबकीय तूफान ज्यादा उत्पन्न होने के कारण सूर्य का तापमान कम हो जाता है। तो ये भी एक लाइन लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, इसलिए कि ये पॉइंट आता है एनी टाइम एग्जाम में। बहुत सारा एग्जाम में पीसीएस लेवल हो या यूपीएससी लेवल हो या कोई जनरल कंपटीशन, रेलवे में भी, रेलवे का भी बात करते हैं इसमें, रेलवे का भी बात करते हैं, एसएससी हो चाहे कोई भी हो। यदि एक जनरल क्वेश्चन पूछ दिया, देखिए कोई भी एग्जाम होता है तो सोचता है कि कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन जो ऐसे पूछे, या 40 क्वेश्चन ऐसे पूछे, 30 से 40 क्वेश्चन, ताकि करीब करीब जो 10th तक बच्चा पढ़ा हो ना, उसको आए, उसको आए। नहीं तो वो ऐसा पूछ दिया क्वेश्चन ना, तो उसका तैयारी करना ही बच्चे छोड़ देंगे। आप यूपीएससी का भी एग्जाम कोई पेपर उठा लीजिए, उसमें आपको 10 से 15 क्वेश्चन जरूर आएगा। 10 से 15 क्वेश्चन आराम से आ जाएगा, कोई थी नहीं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। 10 तक जो भी बच्चा पढ़ा होगा सही से, तो 15 से 20 क्वेश्चन वो ऑटोमेटिक वहां से सॉल्व कर सकता है। और नहीं तो फिर क्या होगा इसमें कि नहीं तो बहुत सारा बच्चा मतलब किसी को आएगा ही नहीं, नए 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 बच्चे आज जो आएंगे नए नए, तो उन लोगों को आएगा ही नहीं, उन लोगों को आएगा नहीं, तो ऐसे ही उन लोगों को उस क्षेत्र में जाना ही छोड़ देंगे। और जिज्ञासा ही उत्पन्न नहीं होगी तो जाके करेंगे क्या, जाके करेंगे क्या। तो इस कारण वहां से कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए एग्जामिनर भी सोचता है कि कम से कम उतना क्वेश्चन आया जाए ना, कि नए तो बच्चे आए उसमें से, नए नए बच्चे तो आए, तो नए नए बच्चे को लाने के लिए कम से कम 15-20 क्वेश्चन ऐसा करता है कि मतलब ये, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि कभी कभी बहुत सारा एग्जाम में देखिएगा कि ये क्वेश्चन आता है कि जब सौर कलंक बढ़ता है तो वहां का तापमान क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, बराबर रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन एनी टाइम हम बहुत बहुत सारे, मतलब कि मैंने तो जितना भी क्वेश्चन जिस जिस एग्जाम का मैंने सॉल्व किया है, यूपीएससी छोड़ दे तो उसमें अधिकांश ये क्वेश्चन मिल ही जाता है हमको। तो बहुत बार ये क्वेश्चन मिला है। तो ये हम लिख सकते हैं कि चुंबकीय तूफान ज्यादा उत्पन्न होने के कारण क्या होता है कि तापमान कम हो जाता है। क्या होता है ज्यादा ज्यादा, मतलब कि चुंबकीय तूफान ज्यादा उत्पन्न होने के कारण सूर्य का तापमान सूर्य का तापमान तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। सूर्य का तापमान कम हो जाता है।
तो यदि चुंबकीय तूफान ज्यादा होगा तो सूर्य का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए कि वो जो तापमान होता है, जो प्रकाश होता है, उसको अवशोषित कर लेता है ये चुंबकीय तूफान, और कम उत्पन्न होने के कारण सूर्य का तापमान बढ़ जाता है। यदि ये कम उत्पन्न होगा तो ये सूर्य का तापमान बढ़ जाएगा। तो इसके अपोजिट में भी लिख सकते हैं, यदि और कम उत्पन्न होने के कारण यहीं पे लिख सकते हैं, और लिख देते हैं बढ़ जाता है, यहाँ पे सूर्य का तापमान बढ़ जाएगा। तो सौर कलंक यदि यह चुंबकीय तूफान या सौर कलंक जो होता है ज्यादा उत्पन्न होगा तो क्या होगा कि वहां का सूर्य का तापमान कम हो जाएगा, और कम उत्पन्न होगा तो क्या होगा, वहां सूर्य का तापमान बढ़ जाएगा। इनकी संख्या में देखिए, इनकी संख्या में लगभग 11 वर्षों तक, 11 वर्षों के चक्र, 11 वर्षों के चक्र में वृद्धि होती है। मतलब जो भी ये एक दाने दाने टाइप पे होते हैं, तो मान लीजिए कि 1 हो गया, 2 हो गया, या 24 हो गया, 25 हो गया, चाहे 50 हो या 100 हो या 500 हो, जो कुछ भी हो, तो इनकी संख्या इनकी संख्या में लगभग 11 वर्षों में बढ़ता है, 11 वर्षों तक बढ़ेगा धीरे 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 धीरे, 2 4 6 8 10 20 50 100 या 500। फिर क्या होगा कि 11 वर्ष जैसे भी बीतेगा तो वो घटने लगेगा सौर कलंक। तो ये होता है कि 11 वर्षों के चक्र में इनकी संख्या में, जैसे कि चुंबकीय तूफान हो गया या चुंबकीय तूफान हो गया, या क्या होता है इसमें कि चुंबकीय तूफान या इसके धब्बे जो होते हैं, सूर्य के काले काले धब्बे होते हैं, वो क्या होगा कि वो धीरे धीरे 11 वर्षों तक बढ़ेगा और धीरे धीरे घटेगा। तो इसको लिख सकते हैं कि इनकी संख्या या काले धब्बे जो जो होते हैं, काले धब्बों की संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं, काले धब्बों की संख्या 11 वर्षों तक बढ़ती है। ये कोई खास नहीं है, 11 वर्षों तक बढ़ती है। और क्या होगा, 11 वर्षों तक लगातार बढ़ेगी, और फिर 11 वर्षों के बाद फिर इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद 11 वर्षों तक घटेगी, घटती है। घटती है, और ये प्रक्रिया लगातार होते रहता है, लगातार होते रहता है। अभी जो समय चल रहा है, अभी हम लोग का जो समय में 2025 में हम लोग चल रहे हैं, तो ये 2025 में अभी में ये क्या हो रहा है कि अभी ये इसका ह्रास हो रहा है, इसका अभी यानी लिख देते हैं 2025 के आसपास, मतलब कि 2025 में, अभी 2025 में नहीं, मतलब कि 25 के आसपास, या 5 साल पहले और 5 साल और आगे, तभी बीच में चल रहे हैं हम लोग। तो इसकी संख्या में क्या होगा कि अभी धब्बों की संख्या में, इसकी अभी धब्बों की संख्या, काले धब्बों की संख्या में ह्रास हो रहा है, घट रही है। अब ये काले धब्बों की संख्या जब घटेगा तो क्या होगा कि तापमान, पृथ्वी का तापमान ऑटोमेटिक बढ़ेगा, इसलिए कि यहाँ से तापमान जब बढ़ेगा तो पृथ्वी का भी तापमान यहाँ से बढ़ेगा। तो इस कारण यहाँ से हम लोग आज के डेट में
यहाँ से तापमान बढ़ रहा है। और देखिए अब क्या होता है, अब देखिए एक क्या होता है कि जब न्यूनतम सौर कलंक सक्रियता की अवधि होती है, न्यूनतम सौर कलंक की सक्रियता की अवधि दीर्घ काल तक होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, माउंडर मिनिमम। माउंडर मिनिमम देखिए क्या होता है कि जिसे सबसे कम हो गया, सौर कलंक सबसे कम हो गया, तो उस समय क्या होगा कि सक्रियता की अवधि दीर्घ काल तक रहती है। सबसे कम जो होता है कि जैसे यहाँ पे हम एक सूर्य बना लिए, तो इसमें क्या होगा कि इसमें काले धाबे इतना ही है, मात्र 5 गो है, चाहे जो कुछ भी है। तो ये जब ये कम होगा तो न्यूनतम और क्या होगा कि कलंक के सक्रियता की अवधि दीर्घ काल तक रहती है। यदि ये कम होगा, जब न्यूनतम सौर कलंक के सक्रियता की अवधि क्या होता है, दीर्घ काल तक रहती है। तो इसमें क्या होता है कि ज्यादा जब रहेगा तो ज्यादा सौर कलंक की अवधि नहीं होती है। न्यूनतम सौर कलंक की अवधि क्या होता है कि कुछ दिन तक, ज्यादा दिन तक रहता है इसका। और क्या होता है, इसको क्या हम बोलते हैं, माउंडर या मिनिमम बोलते हैं, माउंडर मिनिमम बोलते हैं। तो इसको लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। तो माउंडर मिनिमम क्या होता है कि काले धब्बे की न्यूनतम संख्या होता है, सौर कलंक होता है न्यूनतम, जब न्यूनतम सौर कलंक की सक्रियता दीर्घ काल तक रहती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, माउंडर मिनिमम बोलते हैं। तो फिर से हम इसको रिपीट किए, तो ये न्यूनतम सौर कलंक की अवधि दीर्घ काल तक रहेगी, यानी मान लीजिए कि 5 गो है या 4 गो है या 2 गो है, तो ये क्या होगा, इसको हम बोलेंगे माउंडर मिनिमम। तो एक चित्र के अनुसार हम दिखाते हैं आप लोगों को। ये हमारा एक सौर कलंक है, तो ये हमारा सूर्य है। और सूर्य क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या है, दाग धब्बे हैं यहाँ पे, ये है हमारा दाग धब्बे। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, सौर कलंक इसको हम बोलते हैं। और ये ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, तापमान को अवशोषित कर लेगा, और पृथ्वी पे क्या होगा, तापमान कम हो जाएगा। यदि ये अवशोषित कर लिया तो पृथ्वी का तापमान कम हो जाएगा। यदि ये कम हो जाएगा, ये कम हो गया काले धब्बे मतलब कि सौर कलंक, तो क्या होगा कि पृथ्वी पे तापमान ज्यादा हो जाएगा। तो अपोजिट में याद रखिएगा कि अपोजिट में ये चलते रहता है। तो अब हम लोग चलते हैं किस तरफ है, तो अब हम लोग चलते हैं वर्णमंडल की तरफ, वर्णमंडल की तरफ या क्रोमोस्फीयर की तरफ चलते हैं। तो क्रोमोस्फीयर क्या है कि ये क्रोमोस्फीयर क्या है, क्रोमोस्फीयर क्या है, तो ये हमारा सूर्य का 5वां भाग है। ये क्या है, 5वां भाग है सूर्य का, मतलब कि अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, तो ये सूर्य का 5वां भाग है क्रोमोस्फीयर। इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, वर्णमंडल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्णमंडल बोलेंगे। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, वर्णमंडल बोलते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है, फोटोस्फीयर और कोरोना के बीच में ये पाया जाता है। फोटोस्फीयर कहाँ पाया जाता है, कोरोना नहीं, क्रोमोस्फीयर कहाँ पाया जाता है, फोटोस्फीयर और कोरोना के बीच मध्य पाया जाता है। क्रोमोस्फीयर कहाँ पाया जाता है, फोटोस्फीयर और कोरोना के मध्य। तो हम लोग अभी पहले क्या पढ़े थे, फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल। अब पढ़ते हैं प्रकाश मंडल के बाद पढ़ेंगे क्रोमोस्फीयर। क्या पढ़ेंगे, क्रोमोस्फीयर। तो क्रोमोस्फीयर कहाँ पाया जाता है, तो फोटोस्फीयर और कोरोना के बीच में, फोटोस्फीयर और कोरोना के बीच में पाया जाता है।
क्रोमोस्फीयर या इसे वर्णमंडल। वर्णमंडल इसे क्या बोलते हैं? वर्णमंडल। ये इसे क्या बोलते हैं? सूर्य की वायुमंडल भी इसको कहते हैं। इसको सूर्य की वायुमंडल भी कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ रंगों का गोला होता है। इसका क्या होता है? वर्णमंडल में शाब्दिक अर्थ रंगों का गोला होता है। इसकी मोटाई कितनी होती है? तो 2000 से 3000 के किलोमीटर के मध्य होती है, करीब करीब। और यहाँ से एक्स या गामा किरणें दोनों निकलती है। यहीं से क्रोमोस्फीयर से ही एक्स किरणें और गामा किरणें निकलती है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इसे इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है गोला, रंगों का गोला। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रंगों का गोला होता है। इसकी मोटाई कितनी होती है? क्रोमोस्फीयर की मोटाई कितनी होती है? मोटाई मोटाई कितनी होती है? 2000 से 3000 किलोमीटर। 3000 किलोमीटर। ये पाया जाता है कहाँ पे? तो यह है प्रकाश मंडल, लिख देते हैं। ये कोरोना ही लिख देते हैं। क्या होता है? कोरोना या कैरेट के मध्य ये पाया जाता है। ठीक है। इससे क्या होता है कि एक्स या तथा गामा किरणें निकलती है। यहीं से यहाँ से यहाँ से एक्सरे तथा गामा। कहाँ से एक्सरे और गामा किरणें निकलती है? तो क्रोमोस्फीयर या वर्णमंडल से। तो ये हमारा, ये जो है, ये आप लोग नोट करके लिखिएगा। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। एक्स या वाई, ये एक्स या गामा किरणें किस मंडल से निकलती है? तो वर्णमंडल से या क्रोमोस्फीयर से निकलती है। तो ये हमारा जहां जहां से, जैसे जैसे क्वेश्चन जहां जहां से बनेगा, हम आप लोगों को वहां पे इंडिकेट करते करते जाएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये सबसे ज्यादा आता है।
इसमें कोई 4 लाइन में एक ये आएगा कभी कभी, नहीं तो ये सबसे ज्यादा आता है यहाँ से। मतलब कि एक्स किरणें या गामा किरणें कहाँ से निकलती है, तो वर्णमंडल या क्रोमोस्फेयर से निकलती है। सूर्य के किस भाग से, तो वर्णमंडल या क्रोमोस्फेयर से ये निकलती है, एक्स किरणें या गामा किरणें। तो ये हमारा सबसे अच्छा, मतलब कि सबसे अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा बनता है, ग्रुप डी में तो बहुत ज्यादा बनता है। तो अब क्या पढ़ते हैं, तो अब यहाँ से हम लोग कोरोना पढ़ते हैं या किरीट पढ़ते हैं, किरीट या कोरोना। ये हमारा लास्ट सूर्य का 5 भाग 6 भाग में ये लास्ट है कोरोना। किरीट। तो यह सूर्य के वायुमंडल का सूर्य वायुमंडल का सबसे बाहरी परत है। ये क्या है, ये सूर्य वायुमंडल का सबसे बाहरी परत है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अभी हम एक वन लाइनर में लिखवा रहे हैं, जिससे कि जब मेंस का क्लास चलता है तो उसमें हम ऐसे नहीं लिखवाते हैं, वैसे हम बोल देते हैं, और वन लाइनर में कभी नहीं लिखवाते हैं, और एक शब्द कभी रिपीटेशन नहीं करते हैं। एक वर्ड को कभी रिपीटेशन नहीं होता है। मेंस में जब लिखा लिखा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक एक वर्ड को बार बार रिपीटेशन नहीं किया जाता है। तो इसके चलते हम थोड़ा सा वन लाइनर में लिखवा रहे हैं कि कुछ लोग बहुत सारे, ये जो बैच चल रहा है हमारा, तो वो उस लेवल पे बैच नहीं है, मेंस लेवल पे बैच नहीं है। तो इसके इस कारण से हम यहाँ पे हम वन लाइनर में लिखवा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम सूर्य के केंद्र की तरफ जाते हैं, इसमें कोरोना से, क्रीट से या कोरोना से, जैसे जैसे हम सूर्य के केंद्र में केंद्र से दूरी बढ़ती है, जैसे जैसे सूर्य के केंद्र से दूरी बढ़ती है, यह आवरण क्षीण होते जाता है। क्या होता है कि यह आवरण, मतलब कोरोना क्रीट जो होता है, ये क्षीण होते रहता है, क्षीण होते जाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे जैसे क्या होता है कि जैसे जैसे सूर्य के केंद्र की दूरी बढ़ती है, जैसे जैसे सूर्य केंद्र की दूरी बढ़ती है, यह आवरण क्या होता है, यह आवरण किरीट जो चमकता है, ये सिर्फ दिखाई देगा आप लोगों को, यही चीज दिखाई देगा जब हम सूर्य ग्रहण पढ़ाएंगे ना, तो उसमें हम बताएंगे कि ये चीज का कब दिखाई देता है और कैसे दिखाई देता है। यह आवरण क्या होता है, क्षीण होते जाता है। यह आवरण क्षीण होते जाता है। तो ये आवरण क्या होता है, जैसे जैसे सूर्य से केंद्र की दूरी बढ़ेगी, यह आवरण क्षीण होते जाएगा। अतः कोरोना की बाहरी भाग क्षीण होकर आयन तथा इलेक्ट्रॉन की पौनों में परिवर्तित हो जाता है। तो अब क्या होता है कि ये जब क्षीण होता है, तो अतः है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः है कोरोना का बाहरी भाग क्षीण होने के कारण, अतः बाहरी भाग क्षीण होने के कारण क्या होता है कि
क्षीण होकर लिखते हैं। क्षीण होकर क्या होता है कि आयन तथा इलेक्ट्रॉन, आयन एक होता है, आयन और तथा इलेक्ट्रॉन की पौने इलेक्ट्रॉन, आयन तथा इलेक्ट्रॉन की पौनों में परिवर्तित हो जाता है। जब ये क्या होगा कि ये आवरण जो वायुमंडल में क्षीण हो जाएगा तो आयन तथा इलेक्ट्रॉन की पौनों में परिवर्तित हो जाता है। क्षीण होकर यह है आयन तथा आयन तथा इलेक्ट्रॉन की पौनों में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, आयन तथा इलेक्ट्रॉन की पौने में परिवर्तित हो जाता है, जिन्हें इसे ही सौर पवन कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे, सौर पवन कहते हैं। जब आयन तथा इलेक्ट्रॉनों के पौने में परिवर्तित हो जाएगा बाहरी आवरण, तो क्या होगा कि इसे इसे ही सौर सोलर विंड कहा जाता है। इसे ही सोलर विंड कहा जाता है। अब देखिए क्या होता है कि इस सूर्य के ध्रुवीय भाग में, जो ये तो ध्रुवीय ही भाग हो गया ना, जो क्रीट है क्या है, कोरोना है, ये सूर्य का क्या हो गया, ध्रुवीय भाग हो जाता है, ध्रुवीय भाग हो जाता है। ये क्या हो गया कि सूर्य का ये जो कोरोना है, ये जो कोरोना है, ये हमारा ये ध्रुवीय भाग है, ये हमारा सूर्य का ध्रुवीय भाग है, ध्रुव है, मतलब कि अंतिम छोर को ही ध्रुव बोलते हैं। तो ये ध्रुवीय भाग है। तो सूर्य के ध्रुवीय भागों में कुछ इस प्रकार के मंडल, न ये नहीं, भागों के देखिए, सूर्य के ध्रुवीय भागों में, भागों के ऊपर, ध्रुवीय भाग के ऊपर जो होता है, सूर्य के जो ध्रुवीय भाग है, इसके ऊपर क्या होता है, इस मंडल में एक छिद्र छिद्र होता है जिसे कोरोना होल कहते हैं। जिससे कि क्या होता है कि इस क्षेत्र में छिद्र होता है, यहाँ पे छिद्र होगा कहीं, इस भाग को, इस होल को क्या बोलते हैं कि कोरोना होल बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सूर्य के ध्रुवीय, क्या होता है कि सूर्य के ध्रुवीय भागों के ऊपर, ध्रुवीय भागों के ऊपर में बोलते हैं। ध्रुवीय भागों के ऊपर क्या होता है कि ध्रुवीय भागों के ऊपर एक छिद्र होता है, एक छिद्र होता है। इसे क्या हम लोग बोलेंगे, इस छिद्र को क्या बोलेंगे, कोरोना होल बोलेंगे। इस छिद्र को क्या बोलेंगे हम लोग, छिद्र को इस छिद्र को क्या बोलते हैं, कोरोना होल बोलते हैं। यहीं से क्या होता है, रेडियो तरंगें निकलते हैं, यहीं से क्या होता है, जो ये छिद्र होता है, यहीं से क्या होता है कि रेडियो तरंगें निकलती है, यहीं से रेडियो
यहीं से क्या होता है कि रेडियो तरंगे निकलती है। और क्या होता है कि यह सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के बाहरी किनारों पर चमकदार एक चमकदार परत के रूप में दिखाई देता है। यह क्या होता है कि यह सूर्य ग्रहण के समय यह सूर्य ग्रहण के ये सूर्य ग्रहण के समय कैसा दिखाई देगा? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के बाहरी किनारों पर सूर्य के बाहरी किनारों पर सूर्य के बाहरी किनारों पर एक चमकदार पट्टी जैसा या परत जैसा दिखाई देगा। क्या होता है? किनारों पर एक चमकदार परत जैसी दिखाई देती है। ऐसे मत लिखिए। परतदार के रूप में यह क्या होता है? यह सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है, जो कि हमारा कोरोना है या किरीट है, जो कि हमारा कोरोना या किरीट है, यह क्या होता है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के बाहरी किनारों पर एक चमकदार परत जैसा या परत के रूप में यह दिखाई देती है। चमकदार परत के रूप में यह दिखाई देती है। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, और इसके आगे हम लोग कल चलेंगे। तो हम सूर्य का आंतरिक संरचना के बारे में आप लोगों को कोशिश किए बताने के लिए, और कल आएंगे तो फिर एक बार इसको रिपीटेशन करा देंगे आप लोगों को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और देखते हैं, हो सकता है कि संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। तो हो सकता है कि जो पिछला क्लास एक दिन का गैप हुआ था आप लोगों को, तो उसमें हम आप लोगों को मेंटेन कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।